हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि कुशल पूर्वक ही होंगे। चलिए, बढ़िया है। हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 1.2 का 9वां क्वेश्चन, क्योंकि हमने कल 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। देखते हैं आज 9वां क्वेश्चन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन है, आज 9वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं इसको। 10वां क्वेश्चन है, 10वां नहीं ना, 9वां है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। है ना? तो हम इसे पहले ऐसे ही लगा के देखते हैं, जैसे कि अब देखिए 6 की पावर n है। ठीक है, अब 6 की पावर n यानी यहाँ पर हम n की जगह पर कोई भी संख्या लिख दें, 1 या 2 3 4। उसके बाद इसका मतलब गुणा करके देखते हैं कितना बनेगा। उसके गुणा करने पर ये 0 आएगा या कोई और संख्या आएगी। चलिए फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले हम 6 की पावर 2 लगाते हैं। ठीक है, हम 6 की पावर 2 लगाते हैं तो कितना बनेगा, 6 गुणा 6, है ना। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 गुणा 6 यानी 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 तो कितना बना, 6 छंग 36, कितना बना 36। यहाँ तो जीरो नहीं आया, जीरो पर समाप्त नहीं हुई, यहाँ पर इकाई पर 6 आया है, जीरो तो नहीं है। ऐसे ही कोई और संख्या लेते हैं, 3 लेते हैं, 6 की पावर 3, तो फिर से 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी अब की पावर 3 है तो 6 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा 6 की गुणा, तो कितना बनेगा, 6 छंग 36, 36 छंगा 216, फिर से 6 आया, जीरो तो नहीं आया। चलिए फिर पावर 4 लगा के देखते हैं, तो इस बार 6 4 बार हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना बनेगा, 6 छंग 36 छंगा 216 छंगा 1296। वाह, इसमें फिर से 6 आ गया। यानी हम कोई भी पावर लगाएं 6 ही 6 आ रहा है। हमने 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, इकाई पर 6 आया, जीरो कहीं पर भी नहीं आया, तो जीरो तो नहीं आ सकता, है ना। तो लिखना कैसे है, लिखते हैं। हम देखते हैं, यहाँ पे लिखिए, हम देखते हैं कि 6 की घात n में, अब 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है। 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 2 होंगे या 3 होंगे। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 कभी नहीं आता, 5 कभी नहीं आता। ठीक है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 आएगा वो 0 पर कभी न कभी समाप्त हो सकती है। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अगर 5 आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, परंतु अगर 2 और 3 आ रहा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमने अभी प्रैक्टिकल करके देख भी लिया है ना। तो लिख देते हैं, अतः 6 की घात n अंक पर 0
नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो बस यही तो सिद्ध करना था हमें, सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। फिर भी नहीं आया कहीं पर कुछ भी पॉइंट तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा वगैरह वगैरह प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए फिर इसको भी देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लिख लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, तो पहले इसकी हम गुणा करते हैं, उसमें 13 जोड़ देंगे, तो बराबर लिख लेते हैं 11 सत्ते कितना हुआ 77 गुणा 13 करते हैं प्लस 13, 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिल लगा 9, और 13 सत्ते 91 और 9 कितना हुआ 101, 101। इसमें 13 जोड़ दो, कितना बनेगा 3 1 4 1 1 2, कितना बना 1024। तो 1024 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 1024 के गुणनखंड होंगे या नहीं। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 11 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 उतारा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, है ना। फिर से करते हैं 2 32, ये कटता जा रहा है 16, फिर से काटते हैं 8, फिर से काटते हैं 4, फिर से काटते हैं 2, काफ़ी कट गया। यानी अतः क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं, हो सकते क्या हो गए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1024 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड संभव हैं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड संभव हैं, तो इसीलिए भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य तो वो होती है जिसके गुणनखंड संभव ना हो, है ना। चलिए फिर इसी में देखते हैं, अगला है इसका दूसरा पार्ट। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें क्या करना है, इसमें इन सब की गुणा करना है और प्लस 5 कर देंगे। तो देखते हैं, 1 दूना 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छंगा 720, यानी 7 गुणा 720 प्लस 5 कर दीजिए। तो 7 जीरो का 0 0, 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49, 1 50 प्लस 5 कितना हुआ 5045। चलिए इसके देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके होते हैं या नहीं। तो ये तो वैसे ही पता लग रही है कि हो जाएगा। 5 एकम 5 0 5 नेम, डबल संख्या है तो 5 नेम 45। फिर से काटते हैं इसको। अब ये किससे कटेगी, 3 से कटेगी, 3 3 9 10, 3 3 से तो नहीं कटने वाली, 2 पंजे 10, 9 एकम 9, 9 से भी ना कटेगी। 1009 किससे कटेगी, 9 1 10, हमें लगता है ये अभाज्य संख्या है तो इसका ऐसे ही लिख देती है 5 गुणा 1009। फिर भी ये भाज्य है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड संभव है, 5 गुणा 1009 है।
तो लिख देते हैं यहाँ पर कि 5045 भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड संभव है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन डाल लेते हैं यहाँ पर 11 नंबर। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकाला जाता है, यानी लासा निकाला जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगता है। समय लगता है कितना समय लगता है उसको? 18 मिनट समय लगता है। कितना? 18 मिनट। ठीक है, फिर एक चक्कर लगाने में रवि को समय लगता है। रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम लेने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18 और 12 का एलसीएम लेने पर तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कौन कौन से गुणनखंड बनेंगे? 2 3 6 6 3 18, 2 3 6 3 18। ऐसे ही 12 के कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12। ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, एलसीएम बराबर होगा, यानी हमने उस दिन बताया था कि जो मैच हो रहा है, जो दोनों में मैच हो रहा है उसे हम पहले निकाल लेंगे। तो इसमें क्या मैच हो रहा है? इसमें 2 मैच हो रहा है। देखिए इसमें ये दोनों हैं मैच हो रहे हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। इसमें ये 3 मैच हो रही हैं, 3 को निकाल लेते हैं। और जो छूट रहा है उसको भी लिखेंगे, छूटने वाले को भी लिखेंगे। तो इसमें 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 2 गुणा 3। ठीक है, अब सबकी गुणा कर देते हैं। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36। इसका एलसीएम कितना निकला? 36। तो लिख देते हैं अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक
स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि समझ में आया है बढ़िया से। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है 12 में। 12 क्वेश्चन में क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। दिखा नहीं है, सॉरी। दिखाइए किसी कैमरा हट गया था। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए फिर इसको भी सिद्ध करके देखते हैं। तो लिख लेते हैं सवाल को पहले। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। है ना। तो देखते हैं, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही है। तो इसमें भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि 12 की पावर n यहाँ पर लगाते हैं कोई भी पावर, देखते हैं क्या 0 या 5 आता है। तो 12 की पावर 2 लगाते हैं तो क्या होगा, 12 गुणा 12 हो जाएगा। 12 12 में कितना हुआ, 144। 12 12 144 यानी 4 आया, ना तो 0 आया ना 5 आया। चलिए फिर दूसरा पावर लगाते हैं। 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना हुआ, 12 12 में 144। 144 12 में कितना हुआ, होता है 1728 होता है, 1728। इस बार भी 8 आ गया, लेकिन 0 या 5 में से कोई भी अंक नहीं आया है। तो 12 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 4 बार हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, गुणा हो जाएगी 12 अट्ठे 96 के 6, यहाँ से लगा 9, 12 दूनी 24 और 9 33 के 3, यहाँ से लगा 3, 62 84 3 87, यहाँ से लगा 8, 12 कम 12 8 20। इसमें भी कहीं पर 0 या 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना तो 0 या 5 में से कोई भी अंक आ ही नहीं सकता। 12 की पावर कोई भी लगाओ, चाहे 2 लगाओ 3 लगाओ 4 लगाओ 5 लगाओ 6 लगाओ, कोई भी पावर लगाओ, यानी 12 पर उसमें 0 या 5 नहीं आ सकता। तो इसको लिखेंगे कैसे। चलिए फिर लिखते हैं कि हम देखते हैं कि 12 की पावर n में 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं, 2 और 3 हैं। इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 कभी नहीं आ सकता, 5 कभी नहीं आ सकता या आता, है ना। 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें कभी भी 5 नहीं आएगा, और जब 5 नहीं आएगा तो वह संख्या, उसकी पावर जो 12 पर पावर लगी है वो कभी भी 0 या 5 पर समाप्त भी नहीं हो सकती। तो लिख देते हैं, अतः 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता।
हो सकता। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही तो हम हैं। आप चाहें तो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं, ज़मीन से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।